वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 28 लेक्चर है, जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले है द यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तो ये जो डेटा है इसका काफ़ी मिसयूज़ भी किया जाता है, काफ़ी मिसरिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो 8 तरीके हैं इस डेटा को यूज़ करने के। पहला तरीका तो ये है कि डेटा जो है वो सिलेक्टिवली भी यूज़ किया जा सकता है। सिलेक्टिवली से मुराद ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को हटा के कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल दी गई है कि इन्फ्लेशन एज अ होल माइट हैव इंक्रीज बट फूड इन्फ्लेशन माइट हैव फॉलन। यानी कि पूरी की पूरी इकॉनमी के अंदर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फूड यानी कि खाने की चीज़ों के अंदर महंगाई गिर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से दिखाती है कि जैसे हम खाने की चीज़ों की इन्फ्लेशन गिर रही है तो गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही इस चीज़ को दिखाएगी कि खाने की चीज़ों की जो प्राइस गिर रही है उसको दिखा के कहेंगे कि महंगाई गिर रही है। तो डेटा माइट बी यूज सेलेक्टिवली, ये सेलेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है डेटा। ओवरऑल तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की प्राइस गिरने पर गवर्नमेंट ये शो करेगी जैसे पूरी इकॉनमी में महंगाई कम हो रही है। दूसरा ये कि ग्राफ्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल्स के ज़रिए दिखाया जाता है। तो अब ग्राफ्स को कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि जो चेंजेस आ रही है इकॉनमी के अंदर वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकता है आए, लेकिन हमें लगे कि चेंजेस बहुत कम आ रही है। तो ग्राफ्स के थ्रू इस तरीके से भी दिखाया जाता है कि दिखने में हमें कुछ और लग रहा है और असल में कुछ और चेंजेस हो रही हैं। चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है इकॉनमी में, लेकिन हमें लग रहा है कि चेंजेस बहुत कम आ रही हैं इकॉनमी में। तो दूसरा तो ये यूज़ हो गया। तीसरा ये कि वैल्यूज़ माइट बी यूज एब्सोल्यूट बट नॉट प्रोपोर्शनेट। वैल्यूज़ जो है वो एब्सोल्यूट यूज़ की जा रही है, प्रोपोर्शनेट नहीं। प्रोपोर्शनेट का मतलब है यानी कि परसेंटेज में वैल्यूज़ यूज़ नहीं की जा रही, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ की जा रही है। एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि मनी टर्म में, पैसे की टर्म में वैल्यूज़ यूज़ की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर इनकम टैक्स लगा है, 1 लाख इनकम थी तो 10,000 लगा था, कितना हो गया 10% टैक्स हो गया। लेकिन जब इनकम हुई 1,80,000, अब इतनी ज़्यादा इनकम बढ़ने के बावजूद टैक्स सिर्फ बढ़ा 4,000, तो 14,000। अब दिखने में तो टैक्स बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये टैक्स जहाँ पहले 10% था अब 8% या उससे भी कम रह गया है। अब जो अपोजिशन होगी वो इस तरह से प्रेजेंट करेगी इस फिगर को कि टैक्स जो है वो बढ़ रहा है, हालांकि वो टैक्स बढ़ा नहीं है, एक्चुअली उसकी परसेंटेज कम हो गई है। तो इस तरीके से भी इस डेटा को मिसयूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट यूज इज़ द क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी इग्नोर्ड। अब क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इग्नोर किया जा सकता है। इग्नोर्ड से मुराद जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से कि ये शो किया जाएगा कि ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वेल्थ बढ़ रही है, यानी कि दौलत में इजाफा हो रहा है। लेकिन वो असल में जो दौलत में इजाफा हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो रिच बिकम रिच। जो अमीर लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा अमीर होते चले गए, लेकिन जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। अब जो अमीर हैं उनकी दौलत की वजह से, बढ़ने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे इकॉनमी बहुत ज़्यादा जो है वो वेल्दी हो रही है, अमीर होती जा रही है, जैसा कि हमारे कंट्री में हो रहा है। तो अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है कि इकॉनमी ओवरऑल वेल्थी हो रही है, लेकिन जो पुअर हैं वो पुअर होते चले आते हैं। एंड अनदर मिसरिप्रेजेंटेशन इज द डेटा माइट बी नॉमिनल और रियल। अब डेटा नॉमिनल है या रियल, और रियल और नॉमिनल का मतलब ये है कि नॉमिनल डेटा जो होता है वो मनी टर्म्स में होता है, सिर्फ मनी टर्म्स में होता है। फॉर एग्जांपल ये है कि इकॉनमी अगर मनी टर्म्स में देखा जाए तो मनी टर्म्स में हो सकता है इकॉनमी ग्रो कर रही है। जीडीपी अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन थी तो नेक्स्ट ईयर 1.1 मिलियन आ गई। लेकिन रियल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हो सकता है कि जीडीपी जो है वो बड़ी नहीं है, सिर्फ वो मॉनेटरी फिगर्स के अंदर बढ़ गई मनी टर्म्स में। अब वो मनी टर्म्स में किस वजह से बढ़ गई, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ने की वजह से। लेकिन जो प्रोडक्शन है एक्चुअली वो सोसाइटी के अंदर वो ग्रो नहीं हुई। तो एक्चुअली में ग्रो तो हो नहीं रही, लेकिन जो मनी टर्म्स है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ग्रो हो रही है। तो उसको हम कहते हैं कि डेटा माइट बी नॉमिनल और द रियल। अब डेटा जो है वो रियल डेटा या नॉमिनल डेटा, इसकी डिटेल तो आपको आगे आके समझ में आती रहेगी जब आप पढ़ेंगे नॉमिनल और रियल के बारे में, कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा पॉइंट। नाउ दी सर्टेन टाइम पीरियड्स माइट बी एक्सक्लूडेड। कुछ टाइम पीरियड उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है 1990 से 1995 पे 4.5%। अब ये काफ़ी बड़ी है इकॉनमी,
लेकिन जब 88 से 97 तक हम देखते हैं तो 3.5 यानी कि कम बढ़ी है। अब क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ 5 साल का डेटा है जबकि वहाँ इतने सारा ईयर्स का डेटा है, तो जाहिर बात है इसमें भी एक फ़र्क आता है, फ़र्क आएगा। जब इतने कम ईयर्स का डेटा लेंगे और इतने ज़्यादा का, तो उसमें भी ग्रोथ में फ़र्क आएगा। नाउ द अनदर पॉइंट इज़ दी डेटा माइट बी एग्रीगेट। अब डेटा जो है वो एग्रीगेट होता है यानी कि जमा हुआ होता है ओवरऑल इकोनॉमी का, और उससे इग्नोर किया जा रहा होता है पर कैपिटा इनकम से। अब ये इसके मुताबिक क्या हुआ कि नेशनल इनकम तो किसी कंट्री की बढ़ रही है, ओवरऑल तो लग रहा है जैसे नेशनल इनकम कंपनी की बढ़ रही है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो डाउन हो रही है। वो क्यों डाउन हो रही है, उसकी वजह ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऐसा लग रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ी। जाहिर बात है जब भी किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी इन मनी टर्म्स में तो बढ़ेगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम गिर रही है। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है, पर कैपिटा इनकम का मतलब है जितनी भी ओवरऑल जो इनकम है कंट्री की उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन ऑफ दी कंट्री, यानी पर पर्सन इनकम कितनी है। इसका मतलब ये कि पर पर्सन इनकम, जो पर पर्सन इनकम है ओवरऑल कंट्री की वो गिर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ओवरऑल कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो बढ़ रही है। तो इसको कहा जा रहा है कि एग्रीगेट के हिसाब से डेटा को लिया जा रहा है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है उसको इग्नोर किया जा रहा है। नाउ दी लास्ट वन इज दी इफ नेशनल इनकम इज ग्रोइंग 5% पर एनम द पॉपुलेशन। अब ये कि नेशनल इनकम तो ग्रो हो रही है 5%। अब दिखने में लग रहा है कि 5% नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन अगर उसी कंट्री की पॉपुलेशन देखी जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और वो 6% बढ़ रही है। तो असल में क्या हो रहा है, असल में तो पर कैपिटा इनकम गिर रही है। पर कैपिटा इनकम की फिर आगे नीचे बात आ गई कि पर कैपिटा इनकम तो 1% नीचे गिर रही है क्योंकि पॉपुलेशन 6% से बढ़ रही है और नेशनल इनकम ग्रो हो रही है 5%। कम से कम नेशनल इनकम जो है वो 6% ग्रो होनी चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन भी 6% ग्रो हो रही है। तो ये तमाम जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। नेशनल जो डेटा होता है मैक्रो इकोनॉमिक का डेटा जो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का होता है मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नाउ दी, और ये इसी की डिटेल यहाँ नीचे दी हुई है। नाउ दी नेशनल इनकम अकाउंटिंग द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द जीडीपी। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी का। अब जीडीपी क्या है, जीडीपी जो है वो वैल्यू है तमाम जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में एक कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, उसको हम कहते हैं जीडीपी, जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये कंट्री के इनसाइड होते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आएगा वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, ये है जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनसाइड कंट्री। इसी वजह से इसको कहा जा रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिकली इनसाइड कंट्री प्रोड्यूस हो रही है। तो जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर या जो एक पीरियड है उसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे, उसकी वैल्यू को वो है जीडीपी विच इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो ऑफ स्टॉक का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक वैसे ही है जो नॉर्मली फ्लो और स्टॉक का होता है। फ्लो स्टॉक का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की जो हालत है एक ख़ास वक्त पे उसको हम कहेंगे स्टॉक, और उसमें जो चेंजेस आ रही है उसको हम कहते हैं फ्लो। इसकी एग्जांपल नॉर्मल एक स्टॉक से समझें। अब जैसे एक बाल्टी है उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो वो उसका स्टॉक है, और उसके ऊपर जो पानी नलके से आ रहा है वो उसका फ्लो है। फ्लो से क्या हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रही है, पानी बढ़ रहा है। तो इसी तरह से स्टॉक भी एक्यूमुलेट भी हो सकता है, डिप्लीट भी हो सकता है। एक्यूमुलेट हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर फ्लो आ रहा है तो क्या होगा, स्टॉक में इजाफा हो रहा है, चेंजेस हो रही है। और जाहिर बात है अब अगर उसका यूज़ किया जाता है स्टॉक में कमी भी आ सकती है, डिप्लीट भी हो सकता है। तो इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर भी स्टॉक होता है और उसका फ्लो होता है। नाउ दी मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी। अब 3 तरीक़ों से जीडीपी को मेजर किया जाता है। पहला है प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि वैल्यू ऐड की जाती है, हर एक स्टेज के ऊपर वैल्यू ऐड होती जाती है, तो उस तरीके से इसमें इसको मेजर किया जाता है। वैल्यू एडेड की नीचे डिटेल आ रही है तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। जबकि एक्सपेंडिचर मेथड्स में क्या होता है कि सम अप किया जाता है, यानी जमा कर लिया जाता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। फाइनल गुड्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इकोनॉमी में उनको सम अप कर लिया जाता है, उनको जमा कर लिया जाता है। अब इसमें कंजम्पशन भी, स्पेंडिंग भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होती है और नेट एक्सपोर्ट्स वगैरह भी शामिल होती हैं। इन तमाम चीज़ों को जमा कर लिया जाता है और जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड
के थ्रू जो है वो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। नाउ द लास्ट वन इज़ द फैक्टर इनकम मेथड। इसमें क्या होता है, सम अप कर लिया जाता है जितनी भी इनकम अर्न होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड दी एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन तमाम फैक्टर्स से जितनी भी इनकम आ रही होती है, उन तमाम इनकम को हम जब जमा करते हैं तो हमारे सामने जो फिगर आती है वो होती है जीडीपी की, और वो फैक्टर इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। तो ये 3 मेथड हैं। अच्छा, अब जो पहला वाला मेथड था उसकी समझने के लिए वैल्यू एडेड को समझना भी ज़रूरी है कि वैल्यू एडेड है क्या। वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड सप्लाईज यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग देम। यानी कि जो सामान बना, जो चीज़ बन के तैयार हुई वो, और जो उसका रॉ मटेरियल वगैरह था उसकी जो कॉस्ट आई थी, जो सामान को बनने में जितना भी सामान, जो चीज़ बन गई, जो एक गुड बन के तैयार हो गया, जो एक प्रोडक्ट बन गई, अब उसकी जो वैल्यू है, और ज़ाहिर बात है जो उसका रॉ मटेरियल था, उन दोनों की कीमत में फ़र्क है। जैसे रोटी है और आटा है, आटा ज़ाहिर बात है सस्ता है रोटी के मुकाबले में, तो जो फ़र्क है उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड, उसी फ़र्क को हम वैल्यू एडेड कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि इफ़ अ फर्म स्पेंड्स 500 रुपीज़ मेकिंग अ गुड इनपुट्स एंड सेल इट प्रोडक्ट्स फॉर रुपीज़ दैन द वैल्यू एडेड इज़ द 250। यानी कि अब एक फर्म जो है वो 500 रुपीज़ स्पेंड करती है एक सामान बनाने में। किसी चीज़ को बनाने में एक फ़र्म जो है वो 500 रुपये का ख़र्चा करती है, और फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो 750 रुपये में बेचती है। तो वैल्यू एडेड क्या हुई, 250 रुपीज़। उसने वैल्यू ऐड किया 250 रुपये का, 500 रुपये लगाए और 750 में बेची, यानी 250 रुपये की वैल्यू एडिशन हो गई। इसी तरह से रोटी और आटे की भी मिसाल ले सकते हैं कि सपोज़ एक रोटी बनने में 8 रुपये की कॉस्ट आती है और वो रोटी बिकती है 12 रुपये में, तो 4 रुपये जो है वो वैल्यू एडिड हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है। और इसकी एक और डेफिनेशन भी दी गई है यहाँ पे कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। हर स्टेज पे प्रोडक्शन प्रोसेस के जो वैल्यू ऐड हो रही होती है उसको भी हम वैल्यू एडिड कहते हैं। तो ये है वैल्यू एडिड का कॉन्सेप्ट। नाउ द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब 2 तरह के गुड्स यहाँ दिए गए हैं कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स तो बहुत आसान है, वो गुड जो यूज़ करता है कंज्यूमर, डायरेक्टली यूज़ करता है कंज्यूमर, उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स। जो पूरी तरह से तैयार हुई हुई चीज़ है उसको हम कहते हैं फाइनल गुड। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो एज एन इनपुट के तौर पे यूज़ होते हैं, या फिर कंपोनेंट के तौर पे यूज़ होते हैं किसी और चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर। इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो रॉ मटेरियल भी नहीं होते, ना फाइनल गुड होते हैं, बल्कि उनके दरमियान के होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी गाड़ी के पार्ट्स की मिसाल लीजिए। अब जो पार्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो मेटल से बना हुआ है, ना वो कोई मेटल है, मेटल की मतलब एक रॉ फॉर्म भी नहीं है, वो एक पार्ट है, वो इंटरमीडिएट गुड है। अब वो गाड़ी में लगेगा और गाड़ी के लिए ज़ाहिर बात है वो बनाया गया है, ऑलरेडी उसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई हो चुका है प्रोडक्शन का, उसको एक पुर्जा बना दिया गया है। लेकिन अभी वो फाइनली तौर पे तब उसको यूज़ किया जाएगा जब वो किसी और उसको एज अ कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा, एज अ पार्ट यूज़ किया जाएगा, पुर्जे के तौर पे उसको यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे ही गुड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में फ़र्क है। गाड़ी जो है वो फाइनल गुड है और उसके जो पुर्जे हैं वो इंटरमीडिएट गुड हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू एंड द वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड और टोटल वैल्यू के दरमियान फ़र्क की एक एग्जांपल दी गई है। फर्म ए जो है वो प्रोड्यूस करती है स्टील, स्टील प्रोड्यूस करती है, स्टील बनाती है रॉ आयरन से, यानी कि रॉ आयरन से उसने स्टील बनाया एक फर्म ने, पहली वाली फर्म ने, और उसको सेल किया उसने 1 लाख रुपीज़ का बी फर्म को। बी फर्म ने क्या किया, उस स्टील को ख़रीदा 1 लाख रुपीज़ का, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया और उससे कार की बॉडी बनाती और उसको सेल किया 2 लाख रुपीज़ में। नाउ दी फर्म सी ने क्या किया, कार की बॉडी जो है वो ख़रीदी और उस पर ऊपर दूसरे पार्ट्स ऐड किए और उस कार को बेच दिया। जो कंप्लीट कार तैयार हुई वो बिकी 4.5 लाख में। नाउ दी वैल्यू एडेड और दी जीडीपी। अब अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो पहली ट्रांजैक्शन हुई 1 लाख की, पहली जो फर्म ने बेची वो बेची 1 लाख में, दूसरी फर्म ने बेची 2 लाख में, तीसरी फर्म ने बेची 4,50,000 में, जो फाइनली जो गाड़ी बेची। सो दिस टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस आर दी
इज़ दी 7,50,000 बट दी GDP इज़ दी GDP असल में क्या है, GDP ये नहीं होगी, इसको हम GDP नहीं कहेंगे। GDP क्या होगी, सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच ऑफ द फर्म। हर फर्म ने जो वैल्यू ऐड की है उसको हम कहेंगे GDP। पहली फर्म ने क्या वैल्यू ऐड की, 1 लाख की, उसने कितने में बेचा था, 1 लाख में। ना दूसरी फर्म ने जो वैल्यू ऐड की वो भी 1 लाख की। अच्छा, अब जो पहली फर्म ने बेची 1 लाख की बेची थी, लेकिन दूसरी फर्म ने बेची 2 लाख की। अब डायरेक्टली अगर हम 2 लाख ऐड करेंगे तो वो वैल्यू एडिशन नहीं कहलाएगी, बल्कि वो तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो 2 लाख में से हम 1 लाख माइनस कर रहे हैं, उतनी वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं जितने पे बी फर्म ने ख़रीदी थी। तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एडिशन। नाउ दी थर्ड फर्म ने क्या किया, 4,50,000 में बेची है और ख़रीदी कितने में थी, 2 लाख में। तो 2 लाख को माइनस कर देंगे 4,50,000 से, तो 2,50,000। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे जब, तो हमारे पास 4,50,000 GDP आ जाएगी, विच इज़ ऑल्सो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर ऑफ कार। यानी कि फ़ाइनल जो कार ख़रीदी है कंज्यूमर ने वो कितने में ख़रीदी है, 4,50,000 में। 3 फर्म में, 3 कंपनीज़ में के अंदर वो कार जो है वो स्टेप बाय स्टेप तैयार हुई है, लेकिन फाइनली वो बिकी है 4,50,000 में। तो 4,50,000 ही GDP के अंदर ऐड किया जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दी गई है। ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।